कांग्रेस ने तो हद कर दी। श्री राम। इस लाल टोपी का मतलब दंगा, इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजा शर्मा। राजा भाई, स्वागत है आपका। लगातार उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा को लेकर आप काफ़ी लिखते आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी के राज्यसभा के भाषण को लेकर भी आपने काफ़ी लिखा है। कर्नाटका में जो हिजाब का विवाद है उसको भी लेकर भी लिखा है। तो बहरहाल मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पर जो आपकी त्वरित टिप्पणियाँ आ रही है, एक्स 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 करके जो लगातार आप लिखते आ रहे हैं, उसके क्या मायने? देखिए, उसके मायने एकदम स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना आसान नहीं है जितना दूर से दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव, इस बार का चुनाव जो है, आपको 3 अलग अलग एंगल से देखा जाना चाहिए, जो अभी तक के ट्रेंड मुझे समझ में आते हैं वहाँ की यात्रा करने के बाद या वहाँ से फीडबैक लेने के बाद। नंबर 1 कि उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, क्या इसके परिणाम योगी जी के चेहरे के अनुरूप आएंगे? क्वेश्चन मार्क 1। 2, क्या योगी जी के नेतृत्व को पिछले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की जब वहाँ सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, एमएलसी, एमएलए और वहाँ का काडर, क्या योगी जी के साथ अपने आप को सहज महसूस कर रहा था क्या? इसके परिणाम इस चुनाव में आएंगे। 2। 3, उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या योगी जी की गवर्नेंस को हाथों हाथ लिया है और क्या उसकी मार्किंग रहेंगी? इस लिहाज से भी परिणाम आएंगे। मेरा आज की डेट में मानना ये है कि चुनाव का कंटेस्ट जो है काफ़ी टफ नज़र आता है मेरे को, ड्यू टू आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो एक बड़ा कारण है। आरएलडी का गठबंधन को मैं इस रूप में मान रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और आरएलडी रिप्रेजेंट कर रही है किसानों के आंदोलन को, किसानों को, और टिकैत का डायरेक्ट सपोर्ट हो या ना हो, लेकिन भाजपा को तो किसानों का सपोर्ट आज तक नज़र नहीं आ रहा है, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा जाए तो। ठीक है, तो अभी देखना यह है कि इस चुनाव में किसान क्या अपने जो 12-14 महीने जो प्रदर्शन किया, सरकार के सामने बैठे, लाठियाँ खाई, पानी की बौछारें खाई, उसको क्या भूल जाते हैं, या ये देखा जाएगा कि किसानों का रुख किधर रहेगा। एक, अब किसान अलग अलग राज्य के अलग अलग विचारधाराओं के हो सकते हैं। पंजाब के किसान अलग हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश के किसान अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से जो मांगें थी, यदि मांगें जेन्युइन थी, जेनाइन थी, इसी आधार पर तो सरकार बैकफुट पे गई ना। यदि मांगें जेन्युइन नहीं होती, जिन्नान नहीं होती, तो केंद्र सरकार बैकफुट पे तो नहीं जाती। इतना लंबे समय के बाद केंद्र सरकार ने जब हठ धर्मिता दिखाई, एडामेंट हो गई, कितनी बातचीत का दौर चला, संवाद हुआ, उसके बाद भी सरकार इसी पक्ष में खड़ी रही थी कि बिल तो वापस नहीं होगा, उसके बाद भी वापस हुआ ना। इसको इस एंगल से देखा जाना चाहिए। बिल वापस क्यों हुआ? बिल वापस इसलिए हुआ कि चुनाव मुहाने पे थे, खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ 403 सीटों का रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा में 80 सीटें आती है और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता तय होता है। तो ये देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। बंगाल के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण चुनाव है तो उत्तर प्रदेश का है। एक, जहाँ तक पंजाब की बात है, तो पंजाब में अमरिंदर सिंह कैप्टन, जो कांग्रेस के कैप्टन रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, उनको कांग्रेस ने जैसे ही हटाया तो उन्होंने पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन इनडायरेक्ट रूप से थाम लिया। वो भी एक अपनी पार्टी के बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी से टाई अप करके लड़ रहे हैं। तो ये दोनों चुनाव को यदि देखा जाए तो खास तौर से उत्तर प्रदेश निर्णायक रहेगा देश की दशा और दिशा राजनीति की तय करने में। सर, गोवा पर भी थोड़ा सा हम बात कर लें, क्योंकि गोवा में जो है वो सरकार बनी, इसके पहले वो कैसे बनी वो सारे लोग जानते हैं जी। और इस समय वहाँ पर एक विद्रोह भी मनोहर पर्रिकर के बेटे ने कर दिया है जी। तो क्या संभावनाएं गोवा में आंक रहे हैं आप? देखिए, गोवा का जो इलेक्शन है वो बीजेपी के लिए मुझे एज ऑन टुडे क्लीन स्वीप नहीं दिख रहा है। वहाँ कंटेस्ट टफ है। वहाँ पे टीएमसी ने जो अपना फुटप्रिंट दिखाए हैं उसका लाभ भी मुझे लगता है टीएमसी को मिले या न मिले, लेकिन बीजेपी को नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे नज़र आता है। ठीक है,
और कांग्रेस वहाँ चूँकि कॉन्टेस्ट में है, अलायंस के साथ है, तो गोवा का जो आज की डेट में ग्राउंड रिपोर्ट की अपन उसकी बात करें, ट्रेंड की बात करें, तो चुनाव अच्छा है, चुनाव नेक टू नेक है, बहुत कंफर्ट मेजोरिटी आज की डेट में किसी एक पार्टी को मिलती हुई नहीं दिख रही है। लब्बो लुआब अगर हम इस बातचीत का देखें, उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में बात करें, तो आरएलडी और एसपी का गठबंधन कितना प्रभावी होता है और किसान आंदोलन इस पूरे चुनाव में क्या निर्णायक भूमिका निभाता है, इस पर बहुत कुछ परिणाम डिपेंड करते हैं उत्तर प्रदेश के। वहीं पंजाब का, जैसे राजा भाई ने कहा कि अमरिंदर सिंह जो वहाँ कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री रहे थे, नई पार्टी बनाई है, वे अगर अघोषित रूप से भाजपा के साथ हैं, वहाँ आपकी प्रेजेंस भी काफ़ी मायने रखती है। राजा भाई क्या कहते हो पंजाब में? नहीं, केवल मायने ही नहीं रखती है, वहाँ कंटेस्ट केवल कांग्रेस और आप में ही है। आप मायने के छोड़ दीजिए। आप जो मेरी स्टडी कहती है वो ये कहती कि पंजाब का जो विधानसभा का चुनाव है, वहाँ कॉन्टेस्ट जो है, फर्स्ट टू पार्टी का जो कॉन्टेस्ट है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस है। सेकेंड लेयर पे बात करोगे तो शिरोमणि अकाली दल है और भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का कॉन्टेस्ट है। क्योंकि अमरिंदर सिंह की पार्टी नई है तो उनको मैं अभी कोई मतलब मेरा उस पर कोई बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं रहेगा, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है पंजाब के चुनाव में या तो सरकार कांग्रेस बनाएगी या सरकार आम आदमी पार्टी बनाएगी। लेकिन आज यदि आप पूछते हो तो मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के क्लेम में की तरफ है। वहाँ इतना अच्छा मतलब नेटवर्क आम आदमी पार्टी का बना हुआ है, बिछा हुआ है। ख़ास तौर से आप देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने फेस को अनाउंस किया वहाँ पे मुख्यमंत्री के लिए, और अभी राहुल गांधी ने फिर चरण सिंह चन्नी को, जो एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री है पंजाब के, उसको अनाउंस किया है। तो ये कंटेस्ट बहुत अच्छा है। यदि कांग्रेस को लाभ मिलता हुआ दिखेगा तो चन्नी की जितने 4-6 महीने की गवर्नमेंट चन्नी साहब की, उसका लाभ मिलता हुआ दिखेगा। आम आदमी पार्टी के पास आज की डेट में ग्राउंड में काडर कितना है इस पर अभी मैं कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहाँ अच्छा माहौल बना रखा है, कंटेस्ट अच्छा है वहाँ पे। सही बात है, पंजाब में भी कॉन्टेस्ट अच्छा हो रहा है और ये बात महत्वपूर्ण निकल कर सामने आई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहाँ मुख्य रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है। सेकेंड लेयर में शिरोमणि अकाली दल है, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है। बहरहाल पंजाब की हमने बात कर ली, हमने उत्तर प्रदेश की बात कर ली, हमने गोवा की बात कर ली। राजा भाई, एक तो कर्नाटका में कल हिजाब वाला मुद्दा है जिसने काफ़ी जोर पकड़ा है, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, प्राइमा फेसी देखते से अनफॉर्चुनेट भी है, अफसोस भी हो रहा है, और हमारे देश का युवा कहाँ जा रहा है इस पे चिंतन किया जाना चाहिए। पढ़ने स्कूल कॉलेजेस के टाइम पे हम नारेबाजी पे आ गए, धार्मिक उन्माद की दृष्टि पे आ गए हैं, तो ये सोचने का विषय तो है ही ना कि कौन किस धर्म के प्रति क्या भावनाएं लेके सड़क पे नारेबाजी कर रहा है। और वो जो वीडियो देखने में आ रहा है उसके, अब देखिए क्या होता है, कई वीडियो जो प्राइम ऑफिस से दिखते हैं उसके पीछे की सच्चाई जानना भी जरूरी होती है, लेकिन जो दिख रहा है उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि वो एक मॉब आ रहा है, मॉब पीछे से नारे लगा रहे हैं, फिर वो लड़की भी जवाब दे रही है, नारा लगा रही है। तो संदेश तो क्लियर जा रहा है कि कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाई जा रही है और कुल मिला के सौहार्द खत्म हो रहा है। सौहार्द खत्म हो रहा है, क्या अगर हम इसको इन चुनावों से जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, इंसिडेंट तो कर्नाटका में हुआ, लेकिन लाभ तो और हानि तो सभी राज्यों में वो देखने को मिल सकती है ना। इंसिडेंट कर्नाटका में हुआ, जो कि आजकल ग्लोबल वर्ल्ड में अपन जी रहे हैं, व्हाट्सएप पे हर वीडियो एक जगह सर्कुलेट करता है। कर्नाटका का वीडियो आप इंदौर में भी देख रहे हो, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, गोवा में भी मिलेगा और पंजाब में भी देखने का मिलेगा। अब कितने वोटर उसको देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, कितने इंक्लाइन होते हैं, ये सब्जेक्ट टू डिस्कशन है। लेकिन अब आप वो ऐसी कोई स्थिति नहीं रही कि एक्स जगह यदि कोई घटना होती तो वाई जगह उसका असर ना पड़े। वाई जगह निश्चित रूप से उसका असर पड़ता ही है, उसको पॉलिटिकली कितना मोबिलाइज किया जाता है ये देखा जाना चाहिए। मैं इन विषयों पे थोड़ा सा इसलिए सेंसिटिव रहता हूँ कि इन विषयों से मतलब माहौल खराब ही होता है, सुधरता नहीं है। सही बात है राजा भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह के मुद्दे जब उठते हैं तो कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द कम होता है, तो इस तरह के मुद्दों पर भी चर्चा करने के साथ साथ इन पर भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल। कल प्रधानमंत्री जी का राज्यसभा का जो भाषण था जी, वो काफी चर्चा में है, उसको लेकर क्या कहते हैं आप?
देखिए सर, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है कि कल का जो पहले लोकसभा की भी बात कर लें, फिर राज्यसभा का भी कर लें। 2 दिन से प्रधानमंत्री दोनों सदन को एड्रेस कर ही रहे थे और दोनों उसके पहले राहुल गांधी को भी अपन सुन लें कि लेट नाइट तक राहुल गांधी बोलते रहे। तो दरअसल राहुल गांधी को जवाब देने, कांग्रेस को जवाब देने प्रधानमंत्री स्वयं प्रकट हुए थे। प्रधानमंत्री जी ने अपना जो पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं वॉर जो था, हमला था आक्रामक अंदाज में, वो सब किया। लेकिन लोकसभा से ज़्यादा राज्यसभा का जो भाषण था ना, उसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से थोड़ी सी भाषा पे लेके मुझे ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी को ये भाषा इस सदन में इस रूप में इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। देखिए क्या होता है, कोई जब सांसद बोलता है ना, तो 543 में से एक होते हो आप। वो अपनी बात कहेगा, अपनी भाषा का इस्तेमाल करेगा, अपने इशू को रखेगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो वह पार्टी के लीडर के हैसियत से नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं 130 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिहाज से। तो जिस तरीके से फिर से कांग्रेस पे हमला हो रहा था, वो उनका काम है। दोनों पार्टियों का, जो भी सदन में बैठते हैं, सब एक दूसरे पे हमले करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे ये लगा कि कुछ शब्द जो प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किए ना, वो पॉलिटिकल फोरम पे तो ठीक लगती है। जब आप पॉलिटिकल ड्रेसिंग करते हो, बड़ी मीटिंगें करते हो, बड़ी रैलियां करते हो, चुनावी चौपाल करते हो, वहाँ तो ठीक लगती है। लेकिन सदन में प्रधानमंत्री जी की पद की गरिमा के हिसाब से मुझे वो शब्द वो गरिमा में ही नहीं लग रहे थे। बहरहाल कहीं न कहीं जो मुद्दे थे वो अपनी जगह अलग थे और मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जो चाहे वो कर्नाटका का मसला हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का राज्यसभा या लोकसभा का भाषण हो, कहीं न कहीं चुनाव से मैं इसे जोड़ सकता हूँ। चुनाव का प्रचार ही है ना, जोड़ क्या सकते हो आप। देखिए कर्नाटका को तो मैं भी नहीं इंडोर्स कर पाऊंगा आपकी बात को कि, लेकिन अब उन्होंने पंजाब का भी जिक्र किया। अभी क्या प्रासंगिकता है, क्योंकि विषय तो था राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आपके सरकार की आपको उपलब्धियां गिनाना और तमाम प्रकार की धन्यवाद ज्ञापित करना था ना। आप आ गए कहाँ पे, विपक्ष पे। विपक्ष पे आके फिर आपने पंजाब का और तमाम राज्यों का जिक्र करना शुरू किया। मेरी नज़रों में तो ये सदन के माध्यम से चुनाव प्रचारित हो रहा था। और क्या हो रहा था, आपको सरकार के अचीवमेंट गिनाने थे। आप अभी भी विपक्ष की बात कर रहे हो। 2014 में विपक्ष को जनता ने घर बिठा दिया ना। अब 2022 में भी आप उसी विपक्ष की बात करो। क्या अगले 70 साल तक आपको उसी विपक्ष पे ही बात करना है क्या? अब अपनी बात करो ना, हम कि हमारी सरकार की उपलब्धियां ये है। भाई कौन कलंक है, कौन निष्कलंक है, वो जनता तय कर लेती है। और जनता को जो कलंक लगता है उसको घर बिठा भी देती है। तो कौन कलंक है, कौन निष्कलंक है, कौन डेमोक्रेसी पे कलंक है, किसने नरसंहार किया, ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। बार बार बताने की आवश्यकता तो नहीं है किसी को भी। और एक ही बात को बार बार बताने से क्या मायने हैं, क्योंकि जनता उनको ऑलरेडी घर बिठा चुकी है। उनकी हैसियत जनता ने तय कर दी, कहाँ बैठना है, विपक्ष में बैठना है, कितने फिगर के साथ बैठना है, कितने सांसदों के साथ बैठना है। तो अब इस समय को प्रोडक्टिव इस्तेमाल कीजिए ना। अब आप ये बताइए, सरकार ने ये किया, वो आप यदि वहाँ राजनीतिक भाषण दोगे तो हम ये कहेंगे कि तो चुनाव प्रचार है। तो आज हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है, चाहे पंजाब का चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, कर्नाटका की घटना हो या प्रधानमंत्री का राज्यसभा में दिया हुआ भाषण हो। सारी चर्चाओं को हमने काफ़ी गंभीरता के साथ आपके समक्ष रखा है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कांग्रेस ने तो हद कर दी। श्री राम। इस लाल टोपी का मतलब दंगा, इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है।